अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 8 का कंप्यूटर का बेटा कंप्लीट गेस पेपर हम इस वीडियो में करेंगे। मतलब इंग्लिश मीडियम भी और उर्दू मीडियम भी। अगर आप हमारे इस चैनल पे पुराने बच्चे हैं तो मतलब आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पे बेटा नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है ना, इसका मतलब है आप आज यहाँ से कंप्यूटर की कंप्लीट तैयारी करके जाएंगे। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे उर्दू मीडियम के हैं। बेटा हमने ये तरीकाकार इस चैनल पे रखा हुआ है कि सारे के सारे आपके क्वेश्चंस एक जगह हम रखते हैं और हम उस बच्चों को ना सिर्फ बता देते बल्कि समझाते। मतलब अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो 100% गारंटी है आपको वो सुनने से याद हो जाएंगे। और फिर कितने मजे की बात है कि क्वेश्चन भी आपके यही आने हैं और इंग्लिश मीडियम में भी है, उर्दू मीडियम में भी है। तो यही क्वेश्चन बेटा आने हैं। हम इनको आराम से मज़ेदार अंदाज में, आसान अंदाज में समझेंगे भी। और मैं इस तरह बोलूँगा, आपको समझाऊँगा कि आपको ये वीडियो सुनते-सुनते ही याद हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो तकरीबन 50-55 मिनट की है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा टाइम वेस्ट ना करें, तो पहले कन्फर्म कर लें, कमेंट में जाके देख लें, बच्चे हमारे काम से कितना खुश हैं। उन्हें उन्हें पता है कि हमारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं है, या मैं कैसा समझाता हूँ। तो अगर आप इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया है तो ये 50 मिनट और वेस्ट कर दे, वेस्ट में वैसे कह रहा हूँ। लेकिन वीडियो के बाद आप कहेंगे कि सर हमें बहुत मज़ा आया। और फिर आप इसके बाद आप मुख्तलिफ चैनल्स पे फिरे, आपको यही क्वेश्चन घूम फिर के मिलेंगे क्योंकि ये बेटा तमाम के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट गेस पेपर है। इसमें हम इस तरह करते होते हैं अपनी वीडियोस में कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी अलग करते हैं और ऑब्जेक्टिव की वीडियो अलग करते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम कंप्लीट का कंप्लीट सब्जेक्टिव पार्ट उर्दू और इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। और आपको ये इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी यही आने हैं। तो बेटा 1 घंटा आप मुझे दें, तसल्ली से वीडियो को ही साइड में रखें और बैठे। आपको सुनते-सुनते ही पेपर तैयार हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो होगी, वो बेटा मैं अलग करता हूँ अपलोड, वो पहले कमेंट में होगी। तो पहले कमेंट में जाके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज़ की वीडियो, उसमें क्या होगा, सारे के सारे एमसीक्यूज़ एक जगह होंगे। तो ये बेटा वीडियोज़ होंगी हमारी इंशाल्लाह। अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेटा वीडियो को भी लाइक कर दें। अब और हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने काम को शुरू करें। जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विद वन एग्जांपल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मकसद बयान करें और एक एक एग्जांपल दें। 4 नंबर का सवाल है बेटा। इसमें जो हमारे लिए याद करने की और समझने की चीज़ क्या है, तो ये इट इज़ यूज टू स्टोर मैनिपुलेट एंड एनालाइज डाटा, ऑर्गेनाइज इन सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम, सर्च सॉर्टेड कैलकुलेटेड, और हम चार्ट एंड ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब अगर आप माइंड ना करें तो आप ज़रा-सी ये प्रैक्टिकल एक चीज़ देखिएगा। अब ये यूँ समझने के स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है? ये क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स मैंने रखे हुए हैं बच्चों के नाम। मतलब एक बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है? ये क्या है, एक बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड है, उसके ये मार्क्स आए हैं। अब इसमें देखें, स्टोर मैनिपुलेट एंड एनालाइज़ डाटा। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। इसमें मैंने डाटा को स्टोर किया हुआ है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मसलन अभी देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे इसका सम फाइंड कर लेता हूँ, तो टोटल मार्क्स बच्चे के ये आ गए हैं। तो मैंने मैनिपुलेट किया, कैलकुलेट किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा, मैनिपुलेट डाटा, और अब मैं एनालाइज़ कर सकता हूँ कि बच्चे के टोटल मार्क्स कितने थे और इसने ऑब्टेन कितने किए। तो ये देखिए, टोटल 320 थे और उसने हासिल कितने किए, ये वाले। तो ये सॉफ्टवेयर की पहली लाइन तो हमें समझ आ गई कि अ स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड एनालाइज़ द डाटा। हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सीरीज़ ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अगर आप इस डाटा को देखो तो ये वाली रोज़ हैं। ये देखिए, ये मैंने रो सेलेक्ट की है इस तरफ, ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है इस तरह। तो ये कॉलम और रोज़ के अंदर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज़ होता है स्प्रेडशीट। ये एक स्प्रेडशीट है, ठीक है? इसके बाद हम इसमें डाटा को सर्च कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जी, अभी जैसे मैंने आपके सामने इसमें स्टोर किया हुआ है, अब ये कैलकुलेट टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, तो इसका एक ये फ़ायदा हो गया। और आखिरी जो बात लिखी हुई है उसने कि हम इसमें चार्ट्स और ग्राफ भी बना सकते हैं।
अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे देखना हो कि इसने इसके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो किस तरतीब से है, कितने के हैं इसके मार्क्स और किस में ज़्यादा किस में कम आए, तो ये देखें मैं इसके ग्राफ बना सकता हूँ। लेट्स से ये कर लें, या इसके ये ठीक है। हाँ, अब ये देखें ये मैंने क्या बनाया है, इसके मार्क्स का ग्राफ बना दिया है, या ये नहीं मुझे सही लग रहा। मैं देखता हूँ कोई और ग्राफ। सॉरी बेटा, आपकी एग्जांपल के लिए मैं टाइम ज़रा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपको ये समझ ज़्यादा अच्छी तरह से आ सकता है। हाँ, ये देखें, अब ये एक बन गया ग्राफ, ठीक है? अब ये चार्ट बना है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो इंग्लिश 1 था उसमें आपके वो कह रहा है कि 60 के करीब-करीब है। अब मुझे चार्ट से देख के ही पता चल रहा है जो 2 वाला ने ये सबसे ज़्यादा है। यानी 2 में क्या चीज़ पड़ी हुई थी, 2 में मैथ है, इसमें आपके मार्क्स जो हैं सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम चार्ट और ग्राफ, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं बहरहाल। अब मैं इसको समराइज़ करने लगा हूँ क्वेश्चन को। व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आपके सामने जो बेटा सॉफ्टवेयर ओपन किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। कहता है कि इसके पर्पज़ क्या है, इस स्प्रेडशीट का? और एग्ज़ाम्पल भी दें। तो पर्पज़ मैंने बता दिया कि हम इसमें डाटा को स्टोर, मैनिपुलेट और एनालाइज़ कर सकते हैं। हम इसमें डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं रोज़ और कॉलम के अंदर। जैसे हमने देखा कि रोज़, ये रो है और ये हमारा कॉलम है। हमने रोज़ और कॉलम में डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसमें हम डाटा को सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें हम अपनी मुख्तलिफ वैरायटी के चार्ट्स और ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया। और आखिरी बात उसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ प्रोग्राम व्हिच यू एंटर डाटा इंटो कॉलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अच्छा, आप इस लाइन को सिर्फ़ इतना भी लिख दो कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो काफ़ी है, ठीक है? तो ये बेटा समझ आ गई हमें और ये हमारा उर्दू मीडियम का आंसर हो गया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, ये आगे जा क्यों नहीं रहा? ये ऐसे जाएगा। अच्छा, ये आ गया दूसरा छोटा-सा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का है, आंसर भी छोटा-सा ही है। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 एलिमेंट ऑफ एक्सेल। अब ये जो एक्सेल हमारे सामने ओपन है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इसके कोई से 2 एलिमेंट के नाम बताएँ, मतलब एलिमेंट क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं? तो भई इसमें वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, सेल होते हैं, सेल रेंज होती है और एक्सेल इंटरफ़ेस होता है। मिसाल के तौर पे पहले ये सेल, अब सेल क्या है? ये देखिए, अब ये जो एक सिलेक्टेड है ना, ये एक सेल एफ है, ये जी है, ये सेल है, ठीक है? जिनमें डाटा हमारा एंटर है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो इसमें सेल होते हैं। सेल रेंज है, सेल रेंज बेटा किसको बोलते हैं? मसलन मैं इकट्ठे सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से डाटा यहाँ तक। अब ये देखिए अगर ये आपको नज़र आ रहा है 5R इंटू 1C। अब ये पूरी एक रेंज मैंने सेलेक्ट की है, तो इसको बोलते हैं सेल सेल रेंज है इसका। फिर है जी वर्कशीट। वर्कशीट किसको बोलते हैं? अब एक पूरी जो एक्सेल के अंदर अब ये देखें, ये मिनिमम और मैक्सिमम एक अलग डाटा पड़ा है, इसी में ये अलग डाटा है, ये जो नीचे नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए ये मैं प्लस करूँगा तो एक और क्रिएट हो गई, ये वर्कशीट अलग बन गई। तो जैसे एक किताब में मुख्तलिफ पेज होते हैं ना, तो एक वर्कबुक के अंदर मुख्तलिफ ये शीटें होती हैं, ये पहली शीट, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये वर्कशीट्स हैं। मैं हमने एग्ज़ाम्पल, ये नाम ही याद रखने हैं, हमने इतना कौन सा समझना है, मैं तो वैसे बता रहा था, कहने का जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। इस बेटा उर्दू मीडियम वालों ने भी देख लिया होगा होपफुली। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार इज़ अ हॉरिज़ॉन्टल बार दैट कंटेन लिस्ट ऑफ मेन्यूज़। मेन्यू बार स्क्रीन के ऊपर मौजूद एक ऊफ़की पट्टी होती है जिसमें मुख्तलिफ मेन्यूज़ के नाम जैसे फ़ाइल हो गया, एडिट वगैरह ये शामिल होते हैं। अब बेटा इसको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप पे, ये फ़ाइल है, ये होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, फ़ॉर्मूला है, डाटा है। इसको मेन्यू बार बोलते हैं। यानी ये जो हॉरिज़ॉन्टल ऊफ़की हमारे पास पट्टी आपको नज़र आ रही है, हॉरिज़ॉन्टल बार नज़र आ रही है, दैट लिस्ट ऑफ मेन्यू है। इसमें अब ये पहला मेन्यू फाइल है, दूसरा होम है, तो ये जो लिस्ट ऑफ मेन्यू हॉरिजॉन्टल बार इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। ओके जी, बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। डिफाइन वर्कशीट इन एमएस एक्सेल एंड गिव एग्जांपल। 4 नंबर का क्वेश्चन है और आसान सी बात है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ सिंगल शीट इज़ कॉल्ड अ वर्कशीट। भाई इतनी सी एग्जांपल है। बेटा ये जो आपके सामने ऊपर है ना, ये नज़र आ रही है। ये देखिए इसमें क्या है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो।
तो ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ सिंगल शीट। अब ये एक जो सिंगल शीट है, दिस इज कॉल्ड अ शीट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम क्यों कहा? ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ सिंगल शीट इज कॉल्ड वर्कशीट। तो हम इस पूरी को क्या बोलते हैं? इट इज अ वर्कशीट। एग्जाम्पल है रिजल्ट कार्ड, होम बजट, टाइम टेबल। अब देखिए ये क्या बना हुआ है, ये कोई मेरे ख्याल में होम बजट बना हुआ है, ये बिजली का बिल इतना है। अब इसी तरह ये एक अलग सी शीट है, ये रिजल्ट कार्ड बना हुआ है। तो ये जो एक सिंगल हमें नजर आ रही है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड वर्कशीट, ठीक है। तो ये उर्दू का आपका आंसर हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट 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 डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल रेंज। सेल में और सेल रेंज में क्या फर्क होता है? भाई ये तो बहुत आसानी बात है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल नेम विच इज कंपोज्ड ऑफ, सॉरी, सेल रेंज और सेल रेफरेंस में क्या फर्क होता है? तो पहला क्वेश्चन है, सेल रेफरेंस क्या है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल नेम विच इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम एंड सेल नेम इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। और सेल रेंज क्या है? द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल में बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। इसका मतलब आपको आसान तरीके से बताता हूँ बेटा। ये मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 62। अगर आपको ये नजर आ रहा हो टॉप पे C2, ये इसका एड्रेस है, कॉलम नंबर C है और रो नंबर इसका 2 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये 75 मैंने सेलेक्ट किया है, टॉप पे देखें ये लिखा हुआ है B3, यानी बी इसका कॉलम है और रो इसकी 3 है। तो ये इसका एड्रेस है, तो इसी को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? यानी जो सेल का एड्रेस होता है ये इसका सेल रेफरेंस होता है। यानी अब इसका क्या है? C6, इसका क्या है? A3, इसका सेल रेफरेंस क्या है? B3। क्यों, कैसे पता चला? बी कॉलम है और 3 रो है। इसका क्या है? C4, तो यहाँ लिखा हुआ भी है C4। तो ये इसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस होता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेल नेम विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉलम एंड सेल नेम, कि इस सेल का कॉलम का नेम क्या है? C, और रो का नाम क्या है? 4। तो जो ये C4 क्या होगा? सेल रेफरेंस होगा, क्योंकि इसमें इसके कॉलम और रो का नाम लिखा होता है, इसको सेल रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद सेल रेंज क्या होती है? बेटा देखिए मैंने पहले भी बताया, जब मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा, अब ये देखिए वो C4 की बजाय काफ़ी ज़्यादा नाम आ गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो इसको पूरे को सेल रेंज बोल देंगे, ठीक है। यानी हम जब मल्टीपल सिलेक्शन कर लें, अब यहाँ से यहाँ तक ये देखें, वो कह रहा है कि 4R इंटू 2C। तो ये जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है इकट्ठी, एडजेसेंट, मिलते हुए सारे सेल इकट्ठे किए हैं, इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। द रेफरेंस एडजेसेंट सेल रेंज बोलते हैं। द सेल रेफरेंस ऑफ एडजस्ट, यानी सारे सेल के रेफरेंसेस एडजेसेंट सेल के, यानी मिले हुए सेल के, डिनोटेड बाय अ सेल रेंज। मतलब ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये क्या है? 4R इंटू 2C। अब ये एडजेसेंट सेल रेफरेंस के इकट्ठा जो कर दे, ये सेल रेंज है, ठीक है। तो द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल में बी डिनोटेड बाय अ सेल रेंज, कि अगर आप सारे सेल रेफरेंस को, एडजेसेंट सेल का मतलब होता है जुड़े हुए, मतलब ये तो नहीं है ना कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे एडजेसेंट है, मिले हुए हैं। तो इनके सारे सेल रेफरेंस को जो इकट्ठा कर दोगे तो ये सेल रेंज बन जाएगी। यानी देखें अब इसकी रेंज कहाँ से है, यहाँ B2 से लेके यहाँ तक इसकी रेंज है। तो ये इंग्लिश में उर्दू मीडियम का बेटा दिया हुआ है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्टेप टू सिलेक्ट द सेल रेंज। भाई सेल रेंज सिलेक्ट करने का तरीका बताए। आसान सा तरीका है, 4 नंबर का है। क्लिक ड्रैग सेल B2 सेल 4 टू चूज द रेंज C4। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज। अच्छा देखिए कितनी आसान बात उसने कितनी मुश्किल लफ्ज में कही है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के सारे जो सब्जेक्ट के नंबर है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो भाई मैं देखिए ये मैंने पहले क्या करना है, मैंने पहले सेल को सिलेक्ट करना है। अब आपको बटन कीबोर्ड का नज़र नहीं आ रहा, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अब आखिरी सेल को सिलेक्ट किया। तो जब आप पहले और आखिरी को ये सिलेक्ट कर लो तो ये क्या सिलेक्ट हो गई है? सेल रेंज। अब अगर इसको और से पढ़े, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, मैंने जैसे अब पहले फर्स्ट सेल को क्लिक किया था इसको, और फिर क्या करना है अपने रेंज, होल्ड डाउन शिफ्ट की, मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है, और फिर क्या करना है? क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज।
अब देखिए ये मैंने इस पे मैंने यहाँ से मतलब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक करना है, तो मैंने पहले सेल को क्लिक किया, शिफ्ट मैंने अब बटन प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से और आखिरी को कर लिया, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया, तो ये सेल रेंज सिलेक्ट हो गई। ठीक है बेटा? तो ये आसान सा तरीका था, इसके 2 तरीके हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग कॉलम, अ रो एंड एंटायर शीट। कॉलम आर सिलेक्टेड बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन द कॉलम हेडर और रोज आर सिलेक्टेड बाय द लेफ्ट क्लिकिंग ऑन द रो। अच्छा कितनी आसान सी बात है भाई, अभी तो हम करके आए हैं। वो कहता है जैसे ये कॉलम है ना सी वाला, ये पूरा कॉलम, अगर आप पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करो, इसका कॉलम का हेडर क्या है सी, इस पे लेफ्ट क्लिक कर दो, देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। ये देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब वो कहता है कि अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो भाई आप रो के हेडर को क्लिक करो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है, यानी कॉलम को पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके ये हेडर है ए बी सी और रो के हेडर 1 2 3 है। तो अगर आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम पे क्लिक करो, वो हेडर सिलेक्ट हो जाएगा। रो पे क्लिक करो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत आसान, 3 नंबर का है। तो कॉलम आर सिलेक्टेड बाय लेफ्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर and rows are selected by left clicking on the row header। अब select वो वर्कशीट कैसे करते हैं entire, तो the all inclusive spreadsheet can be carefully chosen by clicking on the rectangle in the top left corner of the spreadsheet। अब देखिए अब इसमें काफी ज्यादा स्प्रेडशीट है, ये आपको नजर आ रही है, ये एक है मिनिमम मैक्सिमम की, ये रिजल्ट कार्ड है, ये खाली शीट है, ये होम बजट है, ये टाइम टेबल है। तो अब इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम केयरफुली जिसका नाम हमें लेना होगा वो, जैसे मुझे चाहिए होम बजट का, तो ये देखिए मैं होम बजट पे क्लिक करूंगा तो ये होम बजट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एनी 2 स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन एमएस एक्सेल। Select appropriate for number, select the appropriate option for number, change the cell appropriate cell alignment text, you can change port of text। अच्छा देखिए अब इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लें कि इसको बोलते कैसे हैं। अब ये देखिए ये मेरा होम बजट है, ठीक है। अब ये एक मेरे पास क्या है, यूँ समझ लें एक रॉ डाटा पड़ा है, ये मतलब सिर्फ डाटा एंटर है लेकिन खूबसूरत नहीं लग रहा। मैं कहता हूँ इसको फॉर्मेट अच्छा सा कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने पहले तो सिलेक्ट किया जिसको भी मैंने किया, करना है फॉर्मेट कहते हैं इसको खूबसूरत बनाने को, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको, ये देखिएगा मैं इसको ना यूज कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, हो गया ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं कहता हूँ इस पे ना इसका कलर जरा रेड हो जाए, इसका बैकग्राउंड जरा येलो हो जाए। अब कुछ बेहतर हो गया, मैं कहता हूँ इसको जरा बोल्ड कर दूं, ये मैंने बोल्ड कर दिया। इनको जरा इनका मैंने फोंट जो है वो दूसरा चेंज कर दिया इस तरह का। अब ये जो बेटा हम इसमें चेंजिंग करते हैं ना, ये देखिए ऐसे कर दिया लेफ्ट से। अब ये जो हम चेंजिंग करते हैं इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, अपने सेल्स की क्या करना, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेप लिखे, फॉर्मेटिंग सेल, आप अपने सेल की इनकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो भाई पहले तो आपको वो क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, पहले तो आपने उसको सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले जिस भी सेल को आपने फॉर्मेट डिज़ाइन करना है, फॉर्मेट सिलेक्ट उस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द नंबर, चेंज द ऑल सेल एप्रोप्रिएट सेल अलाइनमेंट, यू कैन चेंज द फोर्थ। अच्छा मैं ना बताता हूँ, एक-एक करके बताता हूँ। वो कहता है कि आप नंबर चेंज कर सकते हैं उसका, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एक-एक लफ्ज़ क्या है। फ़ॉन्ट ऑफ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनके बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं और कलर ऑफ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक-एक करके देता हूँ। अब ये देखिए इसका कलर ब्लैक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, लेट्स से ये देखिए ब्लू कर दिया, तो ये मैंने फॉर्मेटिंग की है। फिर और इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ मैं। ये देखिए मैंने स्टाइल इसका चेंज कर दिया, ये देखिए, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि इस टेबल के जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दूँ। तो ये देखिए मैंने इसका ये डिज़ाइन चेंज कर दिया। ये देखिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहरहाल क्या होती हैं, ये फ़ॉर्मेटिंग कहलाती हैं, ठीक है? ये क्या कहलाती हैं? मतलब आप देखिए इसका कलर मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखिए, यहाँ गए और ये देखिए अब ये फ़ॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है? ये फ़ॉर्मेटिंग का है। अगर आप प्री वो यूज़ करना चाहते हैं, इनको सिलेक्ट करो, टेबल को सिलेक्ट करो। अभी पूरे का पूरा टेबल जो है ना उस हमारा डिज़ाइन हो गया उनके मुताबिक। डन जी।
अच्छा, ये हो गई जी। इसके बाद मेरे ख़्याल में ये बात हो गई है हमारी, 2 नंबर का सारा है, तो हमने कोई से 2 स्टेप, एक सिलेक्ट का कर लो और चेंज द कलर, चेंज द अलाइनमेंट, इस तरह होगी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गिव रीज़न टू यूज़ सेल रेफरेंस इन द फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यू। वी यूज़ सेल रेफरेंस इन फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यू बिकॉज़ व्हेन यू एडिट एनी वैल्यू इन द सेल, द फार्मूला रिकैलकुलेट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द सेल रेफरेंस। अभी देखिए इसका मतलब देखिएगा क्या होता है। मैं ना इसको सारे को करता हूँ कंट्रोल जी। अच्छा, कंट्रोल जी हो गया मैं। अ, ये आ गया हमारे पास। अब जब मैं कहता हूँ ना, मुझे ना इसके सम को ऐड करवाना है, तो मुझे ना क्या करना पड़ेगा, सम का फ़ॉर्मूला होता है एक, सम सॉरी ये देखिए, ये मैं यहीं से दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं इसको सारे को करता हूँ सम, ये देखिए। अब इस पे ना इस सेल के ऊपर ये फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है? ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला C2 C7। अब देखिए ये क्या है, C2 है। और ये क्या है, C7 है, 6 है, ठीक है? ये क्या है, C2 है और ये 6 है, और 7 में तो खुद वैल्यू पड़ी हुई है। अब एक चीज़ देखें कि इसके अंदर फ़ॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ये वाला, कि जितने भी ये एक्चुअली खाली भी कैलकुलेट हो गया ना, मैं ऐसे ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ कर दिया। बेटा मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, समझनी होती है तो चीज़ें फिर इसी तरह होती हैं। देखिए इसका एड्रेस क्या है, C2, ये देखिए C कॉलम है, रो इसकी 2 है, और इसका एड्रेस क्या है, C6। तो ये देखिए जब मैंने फ़ॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा C2 C6, मैंने उनका नाम लिख दिए, यानी ये मतलब रेफ़रेंस लिखा है, उनका एड्रेस लिखा है, वैल्यू नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब के सब की रेफरेंस हमारे पास आ जाए कि यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ तक कर दो और सबको सम कर दो। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन के अंदर हम वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि से उनकी रेंज लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आंसर था, 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग फार्मूला इन गूगल शीट विद एन एग्जांपल। फार्मूला, हम फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं? भई अभी ये फार्मूला मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि मैं कोई कैलकुलेशन कर सकूँ। तो अ फार्मूला इन गूगल शीट इज़ यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ? ये तो चलो 4-5 नेम थे, मेरे पास हज़ार नंबर भी होते, मैं उसमें कोई एक ही फ़ॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट ल कर सकता था। तो ये फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला ऑलवेज़ स्टार्ट विद इक्वल साइन। अब देखें आपको इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा, ये देखिए नज़र आ रहा है इक्वल का साइन? तो फ़ॉर्मूला ऑलवेज़ स्टार्ट विद इक्वल साइन, और सेल फॉलोड बाय योर कैलकुलेशन, और फिर हम उसकी कैलकुलेशन लिखते हैं। एग्जांपल, अ फार्मूला कैन यूज फॉर कैलकुलेशन सच एज़ 1 + 1, 2 × 2। तो ये एग्जांपल आपने दे देनी है। अब 2 नंबर का सवाल है, 2 ही बातें आपने बतानी है। हम क्या पर्पस है फार्मूला यूज़ करने का? डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दूसरा क्या है? स्टार्ट विद इक्वल साइन। तो ये हमने इसका आंसर किया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। वाओ! कितने नंबर का? 6 का। आपको बेटा ये दिया होगा, ये और ये बॉक्स मैंने उस गलती से नीचे कर दिया है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। उर्दू मीडियम में भी आपका जो आंसर होगा ना, वो आंसर तो आपने बस ये जितना मैं येलो कर रहा हूँ ना सिलेक्ट, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह उर्दू मीडियम का बस यहाँ से यहाँ तक ये आपने जवाब लिखना है। बाकी ये आपको दिया होगा, ठीक है? ये आपको दिया होगा। क्वेश्चन ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला बताएँ। तो ये मिन का फॉर्मूला है और ये मैक्स का है। अब आपको याद इसमें कैसे रखना है बेटा, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि मिन और मैक्स का मतलब क्या है, 6 नंबर का है, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये टेबल आपको दिया होगा कि ये सारे नंबर में जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालने का फॉर्मूला, और जो सारे नंबर में मैक्सिमम है वो निकालने का फॉर्मूला। तो अब इसमें आप देखें, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल ही दे देता हूँ यहाँ से। अब लेट्स से देखिएगा, ये एक मेरे पास डाटा था, ठीक है? ये डाटा है जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। अब मुझे फाइंड करना है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये देखें, इसमें अगर आप देखें ये यहाँ पे, तो ये मिनिमम का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा है ये वाला इक्वल मीन के A1 से सिलेक्ट करो। अब ये क्या है, A1, ये देखिए नज़र आ रहा है ना इसका, ये क्या है, A1, A कॉलम रो 1। तो A1 से सिलेक्ट करो और कहाँ तक चले जाओ, C6 तक।
तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रेंज बनती है, A1C6। वो कह रहा है कि इनको आप मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेटा ये इसका ये मैंने क्योंकि सिलेक्शन कर दिया, ये देखें, अब ये है मिनिमम का, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये मैं इसको, चलिए यहाँ से देखिए, ये इक्वल का साइन मिनिमम, और A1 से A6 यानी A1 यहाँ है और A6 यहाँ पे है, तो A1 से A6 की जो मिनिमम वैल्यू वो निकल के आ जाएगी, जो इसने क्या निकाली आपके सामने, ये देखें 5 नहीं, अब पूरे के पूरे टेबल के अंदर 5 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। इसी तरह मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे होता है, इक्वल साइन, मतलब आपको सिर्फ ये जो ये चीज है ना ये याद करनी है, मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स और A1 से A6, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इतनी सी चीज याद रखनी है आपको, ये वाली कि इक्वल का साइन लगाएं, आप क्या लगाएं, इक्वल का साइन लगाएं, और मिन का मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो मिन यानी मिनिमम का जो फंक्शन होता है वो मिन होता है, मिनिमम से मिन निकालना है। और A1 A6 कैसे पता चलेगा, हमारी पहली वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, A1 से, तो ये A है और ये 1, तो यहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है, और जा कहाँ तक रही है, C6, तो ये C है और 6 है, तो यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें वैल्यू होगी उसकी मिनिमम फॉर्मूला, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली और इक्वल का साइन लगा के मीन लिख दिया, तो 5 आ जाएगा। और अगर इक्वल का साइन लगा के मैक्स लगा के फिर रेंज लगा दे, तो हमारी 89, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 89 है, तो वो मैक्स के फॉर्मूले से मैक्सिमम आ जाएगा। ये 6 नंबर का है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक बात क्लियर कर लें, आपको दिया क्या होगा, आपको दिया होगा ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक दी होगी और ये टेबल दिया होगा, आपको बस ये बताना है कि जो मिनिमम वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मिन होता है, और मैक्सिमम के लिए हमारे पास मैक्स होता है, और दरमियान में हमें उसकी सेल रेंज देनी होती है, तो हमें यहाँ से नजर आ रही है A1 है और आखिरी वैल्यू C6 है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, ये जरा मैं उर्दू मीडियम का जरा बड़ा कर दूंगा, आप ये पहले बात समझ लें। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट एंड MS एक्सेल। बेटा जो ये मेरे सामने ओपन है ना, इसको MS एक्सेल बोलते हैं। इसी तरह आप गूगल पे अगर लिखेंगे ना शीट, तो गूगल जो क्रोम जो आप सर्च करते हैं चीजें, वहां भी ये चीज आ जाएगी, वो ऑनलाइन होगी। तो वो जो ऑनलाइन होगी वो गूगल शीट होती है, और ये जो मैं ऑफलाइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये हमारी MS एक्सेल है। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। गूगल शीट बनाई है गूगल वालों ने, क्या गूगल शीट किसने बनाई है, गूगल वालों ने, और माइक्रोसॉफ्ट बनाई है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, MS एक्सेल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। दूसरी बात है, दे लॉन्च गूगल शीट एज अ पैक ऑफ जी सूट इन 2010। गूगल शीट बनी थी 2010 में, और जो MS एक्सेल बनी थी वो बनी थी 1987 में, और इसके जो पैक का नाम था MS ऑफिस था, और इसके पैक का नाम था जी सूट यानी गूगल सूट। वी कैन यूज गूगल शीट बोथ ऑनलाइन एज ऑफलाइन, हम गूगल शीट को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो MS एक्सेल है, वी कैन यूज एक्सेल इन ऑफलाइन, हम एक्सेल को सिर्फ ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि आजकल उसको ऑनलाइन भी किया जा रहा है। गूगल शीट आर अवेलेबल इन 83 लैंग्वेज। गूगल शीट में 83 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो गूगल शीट में 83 लैंग्वेज है, और MS वर्ड में, MS एक्सेल में 91 लैंग्वेज है। इट इज़ यूज, ये गूगल शीट गूगल ड्राइव यूज करती है, और MS एक्सेल वन ड्राइव यूज करती है। इट इज़ बेटर फॉर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा, हम गूगल शीट को स्मॉल वैल्यू के लिए यूज करते हैं, और MS एक्सेल को अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो ये बेटा हमारा 5 नंबर का सवाल था। पॉइंट है, बस इसको आपने याद रख लेना। मैं उर्दू मीडियम वालों का ज़रा उनका ज़ूम करके दे दूँ, ताकि ये फिर ये ना पे सर हमारा, ये गूगल शीट की बात आ गई बेटा आपकी, और ये आपकी MS एक्सेल की बात आ गई, ठीक है। तो ये 5 नंबर के ये हमारे हो गए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो चूँकि एक्सेल वाले हमारे अब खत्म हो गए, ये पोर्शन शुरू हो गया एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। आसान से क्वेश्चन है ये, तो उससे भी ज़्यादा आसान है। 4 नंबर का है, डिस्क्राइब द सिंपल प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल, सादा मसला मिसाल के साथ बयान करें। बेटा आसान सी, इंतहाई आसान बात। मसले दो तरह के होते हैं,
एक सादा होता है, एक पेचीदा होता है, मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो सादा मसला वो होता है जिसका हल और आसान और वाज़ेह हो। अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ वन जिसको जिसका सोर्स सर्टेन है, जिसका आउटकम सर्टेन है, जिसको लोकेट करना और रिज़ॉल्व करना आसान हो। अब ये 4 लफ्ज़ बोलती है इंग्लिश में उन्होंने चले कि अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ वन सर्टेन सर्टेन सोर्स का मतलब बेटा होता है कि महदूद एक ख़ास उसका सोर्स होगा और उसका रिज़ल्ट भी एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होंगे, सर्टेन स्पेसिफिक होगा और उसको रिज़ॉल्व करना और लोकेट करना आसान है, कि हम प्रॉब्लम तक पहुँच जाएँ और उसको सॉल्व कर लें। उसको अगर आसान हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रॉब्लम। द सिंपल प्रॉब्लम इज़ हैव सर्टेन ये उसका एक ख़ास सोर्स होगा और एक ख़ास उसका रिज़ल्ट होगा और उसको लोकेट और रिज़ॉल्व करना आसान होगा। मसलन मैं खाना गरम करता हूँ, यहाँ ओवन में रखा है, मैं कहता हूँ मैं उसको चूल्हे पे रख देता हूँ और आग तेज़ जला देता हूँ। अब उसका जो सोर्स है कि मैंने क्या सोर्स था कि मैंने उसको दोबारा देखा नहीं और आउटकम रिज़ल्ट एक ही होगा क्या कि खाने ने जल जाना है। तो यही एग्ज़ाम्पल इसकी है। अब देखिए ये सादा मसला है कि उसमें एक ही सोर्स है, एक ही उसका आउटकम है, एक ही रिज़ल्ट है। यानी अगर आपने ओवन में रखा और उसको टाइमर ना लगाया तो खाना जल जाएगा क्योंकि वो पक ही जा रहा है, पक ही जा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सिंपल प्रॉब्लम मतलब आसान सी बात है यार वो मसला होता है जिसका हल आसान और वाज़ेह हो। यानी उसका एक ही सर्टेन सोर्स होगा, सोर्स क्या है भूल गया, उसको टाइमर लगाना। रिज़ल्ट यानी आउटकम क्या है वो जल जाएगा। यानी अब इसको लोकेट भी हमने आसानी से कर लिया और उस हल भी कर लिया। लोकेट कैसे किया? हमें पता है क्यों जला है, टाइमर नहीं लगाया। रिज़ॉल्व क्या है, हल क्या है, ये टाइमर लगाओ। तो ये मसले सादे मसले कहलाते हैं। आगे पेचीदा मसला भी आएगा, वो फिर उसमें देखेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अभी आप ना देखें, सिर्फ इसको देखें कि राइट द टर्म दैट आर यूज्ड टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम जो होता है, जैसे अब ये एल्गोरिदम है, आपको नज़र आ रहा है, इसको हम एल्गोरिदम, इसकी 3 लाइन है, ये एल्गोरिदम है, ये एक एल्गोरिदम, यानी ये जो स्टेप्स होते हैं हम इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ये एक एल्गोरिदम है, तो जिन जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं ये हमारे एल्गोरिदम होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये है कि किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी यानी उसकी कारकर्दगी नापने के लिए हमारे पास कौन से 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी एक एल्गोरिदम अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा अच्छा नहीं है। अगर एक एल्गोरिदम स्पेस ज़्यादा ले रहा है, जगह ज़्यादा ले रहा है, तो मैं कहूँगा ये एल्गोरिदम अच्छा नहीं है। अच्छा एल्गोरिदम, एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन-सा होगा जो टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले, यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, वो अच्छा एल्गोरिदम होगा। अब हमारे पास सम क्या हुई बात ओवरऑल, ये आसान सी बात है, किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को हम कैसे बयान कर सकते हैं 2 स्टेप से, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रख के। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स, अब आगे ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है कि एग्जांपल दे। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैज वेरियस रूट काजेज। अब यहाँ वेरियस रूट काजेज है, वहां सिंगल वन रूट काज था। ठीक है कि कौन से प्रॉब्लम को, कौन से मसले को हम पेचीदा कहेंगे जिसकी बुनियाद या असबाब एक ना हो बल्कि कई हो, काफी ज्यादा हो। ठीक है, इनमें कुछ असबाब वाज़ेह होते हैं और कुछ उनको तलाश करना होता है। मतलब यही तो सादा और पेचीदा मसले में फ़र्क है कि जो सादा मसला होगा उसका सोर्स भी एक होगा, उसका रिज़ल्ट भी एक होगा। लेकिन जो पेचीदा होगा उसके सोर्स यानी कॉज़, रीज़न भी कई होंगी, कुछ हमें मालूम होंगी, व्हाइल सम ऑफ दीज़ फैक्टर कुड बी क्लियर, और कुछ माइट बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कुछ मुश्किल होंगी। तो जैसे कि अब ट्रैफ़िक प्रॉब्लम क्या है एक सिटी के अंदर? अब ये कुछ आसान मसले हैं, इसके जो असबाब हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे। तो ये आसान सी बात है जी। भई सादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी पेचीदा मसला वो होता है जिसकी रूट कॉज़ेज़ ज़्यादा हों, जी, कुछ हमें पता होंगी, कुछ फैक्टर हमें क्लियर ढूँढने पड़ेंगे, और जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम इन सिटी, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्गोरिदम लिखने के कवायद लिखें। राइट द रूल ऑफ राइटिंग एल्गोरिदम, 4 नंबर और 4 स्टेप। पहला कायदा, पहला असूल, पहला कानून, पहला रूल, इट शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड वेल डिफाइंड। उसके स्टेप जो है बिल्कुल वाज़ेह और सादा हो। इट शुड बी ऑलवेज बिगिन विद वर्ड स्टार्ट एंड एंड
यानी स्टार्ट कब हो, बिगन किससे हो, स्टार्ट के लफ्ज से, और एंड किससे हो, स्टॉप के वर्ड से। अब आगे एल्गोरिदम आएंगे, आप देखेंगे हर एल्गोरिदम का एक स्टार्ट पॉइंट है और एक स्टॉप पॉइंट है। इसके बाद है ईच स्टेप इज इन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। अब आप आगे आके देखेंगे एक एल्गोरिदम को कि उसके सेपरेट लाइन पे, हर लाइन पे एक लाइन, हर लाइन पे एक स्टेप लिखते हैं, एक ही लाइन में नहीं लिखते। स्टेप शुड बी नंबर्ड एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं आपको यार दिखाई देता हूँ एक एल्गोरिदम, ताकि आपका ये अब एल्गोरिदम है। अब वो जो 4 रूल पड़े हैं, पहला रूल क्या था कि उसका स्टार्ट हो और स्टॉप हो। दूसरा रूल क्या था कि हर स्टेप जो है अलग-अलग लाइन पे हो, अलग-अलग पे है। तीसरा रूल क्या है कि वो इस तरह हो, नंबरिंग इस तरह हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो यही तो हम चीज़ देख रहे थे वहाँ, ठीक है? तो ये चारों बातें हमारी हो गई बेटा। ठीक है, चारों बातें वही थी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम में इस्तेमाल होने वाले कोई 3 बयानात लिखे, कोई सी 3 स्टेटमेंट लिखे। तो अभी हमने बात की, 2 तो यही याद रख लो, स्टार्ट और एंड होता है। फिर हम ऐड भी करते हैं बाज़ टाइम, गो टू भी करते हैं, डिसाइड भी करते हैं। तो ये याद रखने हैं, कोई सी 3 याद आपने रख। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 टाइप्स ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ना 3 तरीके से चलता है, सीक्वेंस में, सिलेक्शन में और लूप में। ये अभी हमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, 3 नंबर है, नाम याद रखने हैं। सीक्वेंस में एल्गोरिदम चल सकता है, सिलेक्शन में और लूप में, ठीक है? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर ईच सिनेरियो गिवन बिलो। 4 प्रॉब्लम है, 4 नंबर है, बस आपने ये बताना है कि इनमें कौन-सा प्रॉब्लम सिंपल है, कौन-सा इसमें कॉम्प्लेक्स है। तो बस एक इनमें जो किसी भी बच्चे की नशुरमा करना, उसकी तरबियत करना, अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, ये कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे सिंपल प्रॉब्लम है। ये याद रखना है बस आप, ठीक है? तो ये क्वेश्चन दिया होगा, आपने इनके आगे लिखना है कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो सिर्फ चाइल्ड वाले में कॉम्प्लेक्स लिखना है, बाकी सब में सिंपल लिख देना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया होगा, ऐसे ये क्वेश्चन होगा कि ये जो सिंबल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, सर्कल है, पैरेललोग्राम है, ये 4 नंबर का सवाल होगा कि फ्लो चार्ट में इनके नाम क्या होते हैं? तो ये नाम होते हैं जी, रेक्टेंगल का नाम होता है प्रोसेस बॉक्स, ओवल का नाम होता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, सर्कल का नाम होता है कनेक्टर, और पैरेललोग्राम को होता है आईओ बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये 4 नंबर का है। इसके बाद ले जी वही बात आ गई कि एक एल्गोरिदम लिखना है 4 नंबर का चाय बनाने का। तो बहुत आसान बेटा, सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि आपने इस तरह लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। दूसरी बात, पहला स्टेप स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा हमारा स्टॉप होना चाहिए। तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले हम वाटर को बॉयल करते हैं, फिर उसमें पत्ती मिलाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं, फिर उसमें दूध मिलाते हैं, फिर उसको उबालते हैं और फिर उसको चाय छाननी से छान लेते हैं। तो 4 नंबर का है, ठीक है? इसी तरह उनको, इसके बाद नेक्स्ट फिर एक एल्गोरिदम है 4 नंबर का कि राइट एन एल्गोरिदम ऑफ बेकिंग केक। केक को बनाना है। अच्छा बेटा, यहाँ ना मिस्टेकनली, गलती से स्टार्ट और स्टॉप नहीं लिखा, वो लिखना है। गलती से ये जो स्टेप है स्टार्ट और स्टॉप, ये हर एल्गोरिदम में हमें लिखना होता है, तो वो आपने स्टार्ट और स्टॉप लिख देना है। यहाँ गलती से नहीं लिखा हुआ। तो कैसे बेक करेंगे? प्री हीट द ओवन, पहले ओवन को गर्म कर देंगे, फिर सारा जो चीज़ें उसमें डालनी है, इंग्रेडिएंट अज्जा को इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी जितनी मिकदार है उनको नाप लेंगे, फिर उनको मिक्स कर देंगे, फिर उनमें थोड़ा-सा पैन के अंदर घी से उसमें घी लगा देंगे, फिर इंग्रेडिएंट को छान लेंगे, फिर उसको ओवन में डाल देंगे और फिर एक टाइमर सेट कर देंगे। तो ये 4 नंबर का आपने स्टेप याद रख लिया। नेक्स्ट बेटा अगेन हमारा एक एल्गोरिदम है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड आइदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड या इवन और नॉट। ये मालूम करने का एल्गोरिदम लिखें कि जुफ्त कोई अदद जुफ्त है या नहीं। तो इसके टोटल 4 स्टेप है। स्टार्ट, अच्छा ना, ऐड इनपुट नंबर, ये यहाँ पे आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, 1 स्टार्ट, क्योंकि ये हमने एक बनाया है कि हमने जो पहली और आखिरी लाइन पे स्टार्ट और स्टॉप करना है। दूसरा स्टेप बना दे इनपुट नंबर n। तीसरा स्टार्ट करें कि अगर n, ये जो रिमाइंडर का साइन होता है कि अगर n का n रिमाइंडर 2 इज 0, इसका मतलब है कि अगर n पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 2 पे, बेटा ये जो परसेंटेज का साइन है ना, मसला n में करता हूँ 4, n क्या है 4, 4% 2 का मतलब क्या होता है कि ये 4 को आप अंदर रखो और 2 को बाहर रखो, ये ऐसे, ठीक है? तो जब हम 2 जा 4 लिखेंगे ना 4, तो ये आंसर आएगा जो बचेगा रिमाइंडर क्या होगा 0।
इसका आंसर ये होता है, ठीक है। रिमाइंडर का आंसर क्या होता है? 0। तो एन रिमाइंडर टू 0 हो तो क्या प्रिंट हो जाए? एन इज इवन। यानी अगर एन रिमाइंडर टू 0 आ जाए, ऐसे 0 आ गया है ना 4 के केस में, तो 4 क्या प्रिंट हो जाएगा? इवन, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर 0 नहीं आता, मसलन अगर ये 5 होता तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 1 बच जाता। अब ये रिमाइंडर 1 नहीं आया, एन रिमाइंडर 2, एन रिमाइंडर 2 0 नहीं आया, 1 आया। अगर 0 आ जाए तो इवन, नहीं तो एल्स प्रिंट एन इज नॉट इवन। अगर ये मतलब 5 होता तो 2 का हम रिमाइंडर निकालते, रिमाइंडर आता 1 जो कि 0 नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट होना था? 5 को नॉट इवन। ये 4 स्टेप हमने बस याद रखने। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। और ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है हमारे। अब क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब कंडीशन इन प्रोग्रामिंग। कंडीशन किसे बोलते हैं? अच्छा बेटा, कंडीशन के मामले में आपने एक चीज़ याद रखनी है। ये यानी ये मैंने वैसे हेडिंग दी है कि एक हमारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है कंडीशन क्या होती है प्रोग्रामिंग? इन प्रोग्रामिंग कंडीशन रेफर टू एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होती है जिसका आंसर या तो ट्रू आए या फॉल्स आए। अब पहले इस बात को समझ ले, फिर आगे चलते हैं। इट इज रेनिंग। अब बात, ऐसी बात जिसका जवाब हाँ या ना में हो, उसको कंडीशन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अब मैं कहूँ इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ या ना, ठीक है। यस और नो, ट्रू या फॉल्स। मैं कहता हूँ आपने जो पासवर्ड लगाया है वो करेक्ट है या नहीं, तो आप इसका आंसर एक ही है, या पासवर्ड सॉरी दो ही है, या ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी एक्सप्रेशन जिसका आंसर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, हाँ या ना हो, इसको हम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंडी इन प्रोग्रामिंग कंडीशन रेफर टू एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट एवेल्युएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसका वैल्यूएशन, जिसका जवाब या ट्रू हो या फॉल्स हो। मतलब मेरे को पासवर्ड ट्रू है, तो ट्रू हो, मैं एक पासवर्ड डालता हूँ 2 3 N, लेट्स से ये मैंने पासवर्ड डाला। अब ये मैंने मोबाइल या कंप्यूटर में लगाया, इसके दो ही आंसर है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर इसका आंसर ट्रू है यानी ये ठीक है, तो हम लॉगिन हो जाएंगे, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो इसको कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स है, उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। अब ये प्रोग्रामिंग में कंडीशन कहाँ यूज होती है? कंडीशन आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं और डिसीजन करते हैं उस क्राइटेरिया की बेस पे। अब इसका मतलब क्या है? अब मेरी बात यहाँ बेटा गौर से सुनिएगा। अब अगर ये देखें, ये मैंने कंडीशन लगाई है, एन रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, ये जो सिलेक्टेड है ना येलो कलर का, अब ये एक ही रह गया, ये कंडीशन है। अब ये देखें इसका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसके अगर ये 4 है, तो यानी इन केस ये 4 है, तो रिमाइंडर 0 आता है, ट्रू है। ट्रू होगा तो फ्लो यहाँ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो फ्लो यहाँ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कंडीशन होती है प्रोग्रामिंग में, वो हम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट आल्सो राइट टू एग्जांपल। बेटा वही बात है जो हमने अभी कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट है कि कंडीशन एंड रिजल्ट आर सेड टू बी कंडीशनल, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिनका रिजल्ट कंडीशनल हो, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक ये स्टेटमेंट है, इफ इट इज रेनिंग देन ओपन एन अम्ब्रेला। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो अम्ब्रेला यानी छतरी ओपन करने का जो काम है वो कंडीशन की बेस पे होगा। अगर बारिश हो रही होगी तो ओपन, नहीं तो नहीं। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो चीजें हो, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो चीजें हो, कौन कौन सी दो चीजें हो? एक उसमें कंडीशन होता है और एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन पूरी होती है। मसलन ये स्टेटमेंट, इट इज अ रेनिंग देन ओपन एन अम्ब्रेला। अब इसमें कंडीशन क्या है? इफ रेनिंग, और रिजल्ट क्या है? ओपन अम्ब्रेला। तो इस तरह की स्टेटमेंट जिसके अंदर कंडीशन हो और एक रिजल्ट हो, और वो जो रिजल्ट है वो कंडीशन की बेस पे
उसने एग्जीक्यूट होना है, अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसकी बेस पे चलना है, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये उर्दू में ये दो एग्जांपल है। जैसे अगर रेनिंग है तो अम्ब्रेला ओपन होगा, दूसरी सूरत में अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो लॉगिन हो जाएगा या फिर एरर आएगा। ठीक है, अगर करेक्ट ना हुआ तो ये उर्दू मीडियम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के कोई से दो यूज बताए। अभी एक तो हम ऊपर बता के कंट्रोल फ्लो यूज को कंट्रोल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर फ्रीक्वेंटली यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि हम इसका फ्लो के लिए यूज करते हैं। देखिए अगर ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो फ्लो यहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं कंडीशन की बेस पे, और बाय वैल्यूटिंग कंडीशन द प्रोग्राम कैन डिटरमिन विच ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट। हम कंडीशन लगा देते हैं और बताते हैं उस बेस पे कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चलेगा प्रोग्राम का, या ये वाला चलेगा। तो ये तो पहला इस्तेमाल हो गया कि हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है जी इनपुट वैलिडेशन। अब दूसरी सूरत में हम इसको इनपुट से के लिए भी यूज करते हैं। मसलन जब आप अपने मोबाइल में पासवर्ड एंटर करते हो, यानी आपका ये कंप्यूटर का पासवर्ड है, लैपटॉप का आपने एंटर किया है ये पहला करेक्टर, तो इसके एंट्री के वक्त ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगी होती है। अगर आपका पासवर्ड जो है वो ट्रू होता है तो आप लॉगिन हो जाते हो, वरना वो आपको एक एरर भेज देता है, एंटर नहीं होने देता कि पासवर्ड क्या है आपका रॉन्ग है। तो यहाँ भी क्या लगी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इनपुट वैलिडेशन, कि जो डाटा आप इनपुट करते हो उसको वैलिडेट करता है, चेक करता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफर यूज टू वैलिडेट यूजर इनपुट एंड एंश्योर इट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, कि वो जो पासवर्ड उसने एंटर किया था वो उसको दुरुस्त है या नहीं है। तो यहाँ भी हमारी क्या यूज होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो दो यूज है, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है डिफरेंस इफ एंड देन एल्स कंस्ट्रक्ट इन प्रोग्रामिंग। इफ का बताएं हमें और इफ देन एल्स का बताएं। तो बेटा इसमें एक ही फर्क है। अब मसलन मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं इसकी एग्जांपल, इसने क्या लिखा फिर मैं उसके साथ से एग्जांपल देता हूँ। इट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन गिवन कंडीशन इज ट्रू, इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स स्टेटमेंट और सेट स्टेटमेंट्स आर इग्नोर्ड। अब मैं इसको बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। ये देखिए, सैलरी है किसी भी बंदे की, वो है लेट्स से 20,000। ठीक है, कितनी है, 20,000। मैं कहता हूँ कि इफ उसने जो आइटम सेल किए हैं, अगर उसने आइटम सेल किए हैं, आइटम सेल जो है उसने की है ज्यादा, 10 से ज्यादा किए हैं, तो उसको उसकी सैलरी में क्या हो जाए, उसकी सैलरी में ऐड हो जाए 10,000। ठीक है, क्या ऐड हो जाए, 10,000। अगर उसने, सॉरी, 1,000 ऐड हो जाए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अगर उसकी सैलरी हो 10,000, सॉरी 20,000, उसकी सैलरी कितनी है, 20,000। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने जो आइटम बेचे हैं, वो मेरा सेलमैन था, अगर उसने 10 से ज्यादा फ्रिज बेच दिए हैं तो उसको 1,000 प्लस हो जाए। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होना, 20 की 20 सैलरी उसे मिल जाएगी। अब यहाँ हमने एक चीज बताई है कि इफ इट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट है, इसको तभी एग्जीक्यूट करेगा व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये वाली कंडीशन जो लगी हुई है, अगर ये ट्रू होगी तो तभी ये प्लस 1,000 हो जाएगा उसकी सैलरी में। यानी अगर उसने 10 से ज्यादा आइटम बेचे हैं तभी 1,000 होगा, अगर नहीं तो इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, अगर उसने 8 आइटम बेचे हैं तो क्या होगा, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर्ड, यानी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये इग्नोर होके आगे आ जाएगी। जबकि इफ देन कंडीशन में क्या होता है कि इसमें दो चीजें हैं, कि कंडीशन ट्रू हो तो एक स्टेटमेंट चले, फॉल्स हो तो दूसरी चले। मसलन अब ये वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर की थी। अब ये किसकी एग्जांपल है, इफ देन की है। इफ देन में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, फॉल्स हो तो ये चले। ठीक है, तो जिसमें हम ट्रू और फॉल्स दोनों की बात करें तो फिर वो हमारा इफ देन एल्स होता है। इट एग्जीक्यूट डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर ईच रिजल्ट ऑफ द गिवन कंडीशन, यानी इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द एल्स पार्ट। ये देखें, अभी अगर हम उसको ऊपर वाली बात देखें, ये वाली, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ वाला, ये इफ का पार्ट है। अगर
ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो ये बात वहां पे कर है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा हमारा हो गया जी क्वेश्चन। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सिंपल लूप एंड कॉम्प्लेक्स लूप। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा आपका इस तरह भी आया है, अलग से भी क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, कि सिंपल लूप क्या होता है। तो आपने ये जो सिंपल लूप की डेफिनेशन है वो यहाँ से उठा लेनी है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स लूप का पूछे तो इसका डिफरेंस लिखना है। अ सिंपल लूप कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन while complex loop can run indefinitely or until a certain condition is met। अब देखिए पहला डिफरेंस समझ लें। सिंपल लूप वो होगा जो एक खास मिकदार में चलेगा, मतलब मैं कहता हूँ 5 दफा चले, मैं कहता हूँ 6 दफा चले, तो ये सिंपल लूप होगा। जबकि कम्प्लेक्स लूप उसको बोलते हैं जिसकी कंडीशन जो है वो इनडेफिनिट हो, जो हमें पता ना हो कि लूप कितनी बार चल रहा है, वो किसी कंडीशन की बेस पे चल रहा है, हमें तादाद नहीं पता, तो कम्प्लेक्स लूप होगा। A simple loop is used when the number of iteration is known before, while in complex loop number of iteration is not known beforehand। ये वही बात उसने दोबारा बता दी कि सिंपल लूप वो होता है जिसकी नंबर ऑफ इटरेशन के प्रोग्राम में कितनी दफा चलना है हमें पता हो, तो वो सिंपल लूप होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स लूप वो होगा जिसमें हमें पता ना हो कि लूप में कितनी बार चलना है, ना पता हो तो कॉम्प्लेक्स है, पता हो तो सिंपल है। सिंपल लूप इज इजियर टू अंडरस्टैंड, सिंपल को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और डिफिकल्ट को मुश्किल से आसान समझ आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 नंबर का। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर आर यूज इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लूप। सिंपल में कौन सा यूज होता है ऑपरेटर, और कॉम्प्लेक्स में कौन सा लूप इस्तेमाल होता है। सिंपल लूप यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया। देन कॉम्प्लेक्स लूप यूजेस और देन हो गया। जबकि एंड और नॉट यूज करता है। ठीक है, तो ये आपने बस लफ्ज याद रखने हैं, 5 नंबर के हैं। लफ्ज भी लफ्ज 6 है, नंबर 5 है। कि सिंपल यूज करेगा इक्वल ऑपरेटर, इक्वल होता है ये वाला ऑपरेटर। ग्रेटर ऑपरेटर ये ग्रेटर ऑपरेटर, ये लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सिंपल लूप यूज करता है, और एंड और नॉट ये भी ऑपरेटर है, तो इनको कॉम्प्लेक्स लूप इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेस्टिंग क्या होता है। आल्सो गिव एन एग्जांपल, छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर है। नेस्टिंग इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन वे दैट कंस्ट्रक्ट इनसाइड द अदर। बेटा सिंपल सी बात है, ये ना जो रिपीट लिखा हुआ है ना, ये एक कंस्ट्रक्ट है हमारे पास। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। रिपीट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो रिपीट 5 है और एक रिपीट 3 है। ठीक है, एक रिपीट 5 है और एक रिपीट 3 है हमारे पास। तो देखें, रिपीट 5 के अंदर हमने एक और रिपीट 3 रख दिया, तो जब हमारी एक कंस्ट्रक्ट के अंदर दूसरी कंडीशन कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी देखें कि नेस्टिंग इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर है, एक रिपीट 5 है और एक रिपीट 3 है। टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन अ वे, इस तरीके से कि वन कंस्ट्रक्ट इज इनसाइड द अदर। अब रिपीट 3 किसके अंदर है, ये ब्रैकेट किसकी है, 5 की। ठीक है, और ये देखें, ये जो रिपीट 3 पूरे का पूरा है, ये किसके अंदर है, 5 के अंदर है। तो ऐसा प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन जिसमें टू कंस्ट्रक्ट इस तरह अरेंज हो कि एक दूसरे के अंदर आ जाए, तो इसको नेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन की तारीफ करें, फंक्शन बनाने के मराहिल लिखे। डिफाइन फंक्शन एंड राइट स्टेप टू क्रिएट फंक्शन। तो डिफाइन फंक्शन, डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। बस इतना से इसका आंसर है। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक काम करता है, एक स्पेसिफिक कोड को परफॉर्म करेगा। ये इसका डेफिनेशन है। इट इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम इसको प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करते हैं, कॉल करते हैं। इसके स्टेप क्या है, पहला स्टेप है स्क्रैच में फंक्शन बनाने का, यू कैन यूज द डिफाइन ब्लॉक। डिफाइन ब्लॉक से भी आप कर सकते हैं। यू कैन देन ऐड ब्लॉक ऑफ कोड टू फंक्शन, और फिर आप उसमें एक ब्लॉक ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि थर्ड लास्ट, अभी दो और हैं। मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बेटा सारे साल के कॉन्सेप्ट एक वीडियो में पढ़ाने की मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आपने सारा साल कंप्यूटर पढ़ी है, इस बात का आपको अंदाज़ा होगा। मैं फिर भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि
सारी चीज़ें एक ही बार समझना बेटा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश इसको आसान से आसान अंदाज़ में की है। तो इसलिए बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन स्क्रैच विद एन एग्जांपल। फंक्शन को यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, एक कि इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं रिपीटेडली रादर देन हैविंग टू राइट सेवरल टाइम। बेटा अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। एक फंक्शन है मसलन आपके गेम के अंदर एक फंक्शन यूज़ होता है फायर, ठीक है? किसका? फायर का। जैसे कोई गेम है जिस तरह आप कोई भी गेम खेल रहे हैं शूटिंग गेम, उसमें एक फंक्शन आपने बना लिया फायरिंग, ठीक है? तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये फायरिंग का एक फंक्शन बन गया। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सी जगहों पे, यानी एनिमी की गन के लिए भी वही फंक्शन, आपके दूसरी जो प्लेयर है उसकी गन के लिए भी वही फंक्शन। तो एक फंक्शन हम एक बार राइट करते हैं, एक एक बार हम राइट कर लेते हैं और उसको बार-बार रिपीटेडली उसको रीयूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन का फ़ायदा है। फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रैच इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये उसकी डेफिनिशन ऊपर वाली उसने फिर लिख दिया। अदरवाइज़ फ़ायदा सिर्फ़ इसका एक है कि जैसे मैंने ये एक बार फंक्शन यूज़ बना लिया, हम फिर इसी को हर जगह बार-बार यूज़ करेंगे, तो ये फ़ायदा है। In this function, if we press space or character will shift a little to the right and x value of its position will change। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊँ, जैसे अब गेम के अंदर नेक्स्ट एरो बटन होता है। अगर आपने प्लेयर को मूव करना है तो नेक्स्ट एरो बटन प्रेस करते हैं तो वो आगे-आगे मूव करता रहता है। अब एक्चुअली नेक्स्ट एरो बटन के पीछे एक फंक्शन हमने बना के लगाया होता है कि जब भी हम नेक्स्ट एरो प्रेस करते हैं, वही फंक्शन रीयूज़ हो जाता है। तो ये मतलब है, ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, define cloning and elaborate on how it is useful in computer programming। Cloning is a process of making duplicate or copy of sprite of an object। बेटा आप स्क्रैच में कोई गेम बना रहे हैं, आपने क्या किया, एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स से एक कैट ली, आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी, तो ये आपने क्या किया है, क्लोनिंग। के प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ स्प्राइट और ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। अब इसका यूजफुल क्या है क्लोनिंग का? इट इज यूज इन प्रोग्राम एज इट अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल, ये वाला यूज है इसका, क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ स्प्राइट, कि आप एक ही स्प्राइट के, एक ही ऑब्जेक्ट के, एक ही चीज़ के मल्टीपल स्प्राइट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंस बना सकते हैं। तो रिक्रिएटिंग फ्रॉम इट्स, यानी दोबारा शुरू से बनाने की बजाय, मैंने एक कैट बना ली, आप इसी की एक और कॉपी बना दे, एक और बना दे, तो आपको दोबारा से रिक्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये ले बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका इसी में से क्वेश्चन आएगा। मुझे आपकी पूरी-पूरी उम्मीद है आप इसको याद भी बहुत अच्छे से करोगे। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की। बेटा मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आपके लिए दुआ, ये दवा की है। अब मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे आपका पेपर जो है बहुत-बहुत अच्छा हो। तो मेरे लिए भी बेटा कमेंट में दुआ कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप क्या कहते हैं। तो मुझे खुशी होती है जब आप खुश होते हैं कि सर आपकी बहुत अच्छी समझ आती है। तो बेटा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत को बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, और पहला नहीं सॉरी आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है। राइट, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टॉप क्लोनिंग एंड हाउ कैन यू स्टॉप क्लोनिंग प्रोसेस इन प्रोग्राम? स्टॉप क्लोनिंग क्या होती है? Stopping cloning mean halting the process of making multiple copy। बाज़ टाइम हम चाह रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी ना बने, हाल्ट कर दें, उसको रोक दें, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग क्लोनिंग। तो हाउ टू स्टॉप, हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्टॉप द क्लोनिंग प्रोसेस इन अ प्रोग्राम बाय स्टॉप क्लोनिंग कमांड। हम अगर स्टॉप क्लोनिंग कमांड दे दें तो वो स्टॉप हो जाता है। तो ये थे बेटा हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। कुछ अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो और सुन लें और इसको तैयार करने की कोशिश करें। अपना ख़्याल रखिएगा बेटा, बहुत सी ढेर सारी दुआएँ हैं आपके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमने बोर्ड की तैयारी करनी है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।